हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज के सेशन के अंदर हम लोग रिवाइज करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 टू 40 मिनट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफीचर। सो गाइस, बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर के अंदर दिक्कत आती है, तो आई एम वेरी श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों के काफी सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे एंड विल ऑल्सो ट्राई कि हम इस चैप्टर के अंदर रिविजन करने के बाद वी विल ऑल्सो अटेम्प्टिंग फ्यू क्वेश्चंस जो कि पास्ट में पूछे गए हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप सबको मालूम है कि जब भी कोई कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर आती है, उस पब्लिक ऑफर के अंदर कंपनी पहले इनवाइट करती है टू द पब्लिक कि वो उनके शेयर्स में सब्सक्राइब करे। लेट्स से हम लोगों ने इनविटेशन दिया है कि हम लोग 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं और लेट्स से एक शेयर 10 रुपए का है एंड एवरीबडी नोज कि जब भी हम कोई शेयर इशू करते हैं तो इट कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। वेरी गुड। और ऐसा भी हम कर सकते हैं कि इस पैसे को हम आपसे कुछ पार्ट्स में मंगवा सकते हैं, दैट इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, लाइक दिस। सबको याद है ये। अब होता क्या है, क्योंकि मैंने इनविटेशन मांगा था 10,000 शेयर्स के लिए, ऐसा हो सकता है कि इनविटेशन आपके पास लेस देन 10,000 आए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इनविटेशन एग्जैक्ट 10,000 का आए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इनविटेशन मोर देन 10,000 शेयर्स का आए। सो अगर ये लेस देन 10,000 होगा तो इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। अगर ये एग्जैक्टली 10,000 का होगा तो सब्सक्रिप्शन एट पार, और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो इसको क्या बोलते थे आप, ओवर सब्सक्राइब्ड बोलते थे। याद है सबको। एंड इफ यू रिमेंबर, तो जब भी हमारा ओवर सब्सक्राइब का केस होता था तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता था प्रोराटा अलॉटमेंट। आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स दिस। चलो, वेरी गुड। अब रही बात सबसे पहले तो जर्नल एंट्रीज की। तो सबको मालूम है कि जर्नल एंट्रीज के अंदर जो पहली एंट्री आप पास करते हो दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो एंट्री पास की जाती है दैट इज विद द टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। ठीक है जी, जो भी आपका एप्लीकेशन का मनी होगा इनटू नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, उसके साथ ये एंट्री हो जाती है। फिर उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी टू शेयर कैपिटल। और अगर आपने कोई प्रोराटा अलॉटमेंट करी हुई है और उसका एक्सेस आप एडजस्ट करना चाह रहे हो तो क्या वो अलॉटमेंट में चला जाएगा, और अगर आप फर्दर एडजस्ट करना चाह रहे हो तो मे बी फर्स्ट कॉल में भी जा सकता है, और अगर आप रिफंड करना चाह रहे हो तो यहां पे टू बैंक आ जाता था। याद है सबको। सर इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोग शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करते थे, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड आई एम वेरी श्योर आप सबको मालूम है कि अगर अलॉटमेंट प्रीमियम पे होगा तो क्या यहां पर शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से आपने जर्नल एंट्रीज पढ़ी हैं। फिर उसके बाद आप लोगों ने अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करने की एंट्री पढ़ी, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर ऐसे ही फर्स्ट कॉल ड्यू करना, फर्स्ट कॉल रिसीव करना, सेकंड कॉल ड्यू करना, सेकंड कॉल रिसीव करना। तो आई एम वेरी श्योर ये बिल्कुल बेसिक सी बातें, ये सबको आती हैं। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम कब आती थी, प्रॉब्लम कब आती थी, अगर कोई भी शेयर्स से जब हम कोई भी पैसा मंगवाते थे और अगर मान लो वो पर्सन आपको नहीं पे कर पाता था ऑन पर्टिकुलर ड्यू डेट, तो क्या हम उनके शेयर्स को क्या करते थे, फॉरफीट। ठीक है जी। तो अगर मैं पास्ट कुछ ईयर्स की बात करूं तो एवरी टाइम जब क्वेश्चन पूछा गया तो आप कह सकते हो कि 90% क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज फ्रॉम फॉरफीचर वाला पार्ट। तो उस पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, तो इसलिए जरा फॉरफीचर वाले पार्ट को ध्यान से समझेंगे। देखिए क्या होता है, जब भी कोई पर्सन कोई भी कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी आपने मंगवाया और उसने पे नहीं करा, तो यहां पर लॉ कहता है कि हमारे पास एक राइट आ जाता है कि हम आपके शेयर्स को क्या कर सकते हैं, फॉरफीट कर सकते हैं। हम आपके शेयर्स को क्या कर सकते हैं, फॉरफीट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। अब इसके लिए एक दो छोटे छोटे पॉइंट जो थ्योरी में पूछे जा सकते हैं वो सुन लीजिए। क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने पेमेंट नहीं करी, देन व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर फॉरफीचर। क्या आप इमीडिएट ऐसे ही फॉरफीट कर दोगे या फिर आप उसको कोई नोटिस वोटिस भेजोगे। तो सर ये ध्यान रखना, बोर्ड को 14 दिन, हाँ जी, कम से कम 14 दिन का एक नोटिस देना पड़ेगा टू द डिफॉल्टिंग मेंबर, कॉलिंग अपॉन हिम टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट। मतलब आप लोग उसको एक नोटिस दोगे जिसमें मिनिमम आप उसको 14 दिन का समय दोगे। ठीक है जी। फिर उसके बाद द नोटिस मस्ट ऑल्सो स्टेट अगर शेयर होल्डर फेल्स टू रेमिट द अमाउंट मेंशन्ड विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड देन हिज शेयर विल बी फॉरफिटेड। खत्म। क्लियर है। फिर उसके बाद कहता है इफ दे स्टिल फेल टू पे द अमाउंट, तो फिर उसके बाद बोर्ड के पास पावर आ जाती है कि वो उनके शेयर्स को क्या कर सकता है, फॉरफीट कर सकते हैं बाय पासिंग अ
रेजोल्यूशन। ठीक है जी, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि कितना समय देना जरूरी है, एटलीस्ट 14 दिन का एक नोटिस देना जरूरी है किसको, डिफॉल्टिंग मेंबर को, कॉलिंग अपॉन टू पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद और विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है सर। अब आ जाती है बेटा एंट्री फॉर फीचर। तो बेटा एंट्री फॉर फीचर के लिए ना पहले आपको ये देखना होगा, लिख लीजिए एंट्री फॉर फीचर। फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, सबसे पहले चेक करो कि शेयर्स जो थे वो ओरिजिनली क्या इशूड थे एट पार। ठीक है जी, ये पहले आपको चेक करना है, क्या शेयर्स ओरिजिनली इशूड पार पे थे या फिर शेयर्स ओरिजिनली इशूड थे एट प्रीमियम। फिर इसमें दो केस आएंगे, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड एंड प्रीमियम रिसीव्ड। ये अभी आपको मैं इन सब पे एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, आई एम वेरी श्योर उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। अगर शेयर्स को ओरिजिनली आपने पार पे इशू करा था तो फॉर फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर अनपेड, जो भी अनपेड कॉल्स होंगी वो यहां पर आएगा। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, कैपिटल के आगे क्या आता है लिख लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नॉमिनल कॉल्ड अप। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई किससे करना है, नॉमिनल कॉल्ड अप से। सारे बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, नॉमिनल कॉल्ड अप से मल्टीप्लाई करना। अब यहां पे बच्चा कहता है नॉमिनल क्या होता है, जैसे मान लो 10 रुपए का शेयर है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपए, ठीक है ना, और मान लो इसमें अभी आपने 7+2 यानी कि 7 रुपए नॉमिनल और 2 रुपए प्रीमियम मंगवा चुके हो। तो याद रखना यहां पे नॉमिनल कॉल्ड अप कितना लेंगे आप, 7 लेंगे, यानी कि अगर आपने प्रीमियम मंगवाया भी है ना तो भी वो कैपिटल के आगे नहीं आएगा। ठीक है, और फॉर फीचर में क्या आता है, नॉमिनल रिसीव्ड। नॉमिनल रिसीव्ड, अब बच्चा कहता है ये क्या होता है, नॉमिनल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो आपको 5 रुपए इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम आया है तो नॉमिनल कितना आया, 3 रुपए। वैसे 5 रुपए आया है इंक्लूडिंग 2 रुपए प्रीमियम, बट आपको चाहिए नॉमिनल कितना रिसीव हुआ है, तो वो कितना है, 3 रुपए। तो याद रखना यहां पे नॉमिनल रिसीव आएगा, और अनपेड कॉल के आगे क्या आएगा, जितना अमाउंट अनपेड होगा वो आएगा। ठीक है सर। अगर मान लो प्रीमियम रिसीव्ड हो चुका है, अगर ओरिजिनली शेयर्स इशू कितने पे हुए थे, प्रीमियम पे, और प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो बेटा सेम एंट्री होती है, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अनपेड कॉल। लेकिन अगर प्रीमियम नहीं आया है लेट से, तो फिर उस केस में एंट्री चेंज हो जाती है, शेयर कैपिटल तो अभी भी डेबिट होगा और यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट हो जाता है, टू शेयर फॉर फीचर टू शेयर अनपेड कॉल्स। बस इतनी सी बात याद रखना, अगर प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी इसके अंदर आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है ना, जितने से प्रीमियम नहीं आया उतने से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आपने डेबिट करना है। ठीक है जी, तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज होती है बेटा फॉर फीचर। आप सबको मालूम है आफ्टर फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, क्या हम लोग शेयर्स को क्या करते हैं, री इशू करते हैं, और उसकी एंट्री तो सिंपल ही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज यहां पे याद रखना, जब भी शेयर्स को री इशू किया जाता है, सुन लो, जब भी शेयर्स को क्या किया जाता है, री इशू, ये प्रीमियम पे भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है और डिस्काउंट पे भी हो सकता है। बच्चा कहता है सर कैसी बातें कर रहे हो, शेयर्स तो कभी डिस्काउंट पे इशू होते नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन अगर री इशू कर रहे हो तो शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, बट वो डिस्काउंट कितना हो सकता है, जितना आपके पास फॉरफीचर में पैसा पहले आया हुआ था। मान लेते हैं जिन शेयर्स को आपने फॉरफीट करा उस पर ऑलरेडी 2 रुपए आए हुए थे, तो आप मैक्सिमम 2 रुपए का डिस्काउंट दे सकते हो। जिन शेयर को आप फॉरफीट कर रहे हो, मान लो उस पर ऑलरेडी 5 रुपए आ रखे थे, तो क्या आप 5 रुपए तक का डिस्काउंट दे सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है सर। और वो डिस्काउंट के नाम से डेबिट ना होकर शेयर फॉर फीचर के नाम से डेबिट होता है। क्लियर है या नहीं? ठीक है सर। फिर उसके बाद आ जाता है शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जितना भी पैसा फॉर फीचर में बचेगा क्या वो ट्रांसफर्ड कर दिया जाएगा किसमें, कैपिटल रिजर्व में। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर रीइशू नहीं होते,
मान लो शेयर री इशू नहीं हुए, सिर्फ आपने फॉरफीट करे हैं, तो फिर उस केस में शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्या बैलेंस शीट में कहीं तो डिस्क्लोज करोगे ना। तो ये पेपर में कई बार आ जाता है कि अगर मान लो शेयर्स आर नॉट री इशूड, सिर्फ अभी आपने उसको फॉरफीट करा है, तो जो पैसा फॉर फीचर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो कहां पे दिखेगा, तो याद रखना इट विल बी डिस्क्लोज्ड अंडर फॉर फीचर शेयर अकाउंट शैल बी शोन इन द बैलेंस शीट में ही आएगा बाय द वे ऑफ एडिशन टू द पेड अप शेयर कैपिटल ऑन द लायबिलिटी साइड। मैं रिपीट करूंगा, आप लोग याद होगा बैलेंस शीट आप वर्टिकल बनाते थे, तो वहां पर आप लिखते थे शेयर कैपिटल एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल के अंदर आपको मालूम है ऑथराइज्ड होता है, इशूड होता है, सब्सक्राइब्ड होता है, पेड अप कैपिटल होता है। तो उसी पेड अप के अंदर आपने ऐड कर देना किसको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को। कब तक, जब तक वो शेयर आपके री इशू ना हो जाए, बस इतनी सी बात याद रखना। क्लियर है? ठीक है सर। सर अब ना एक दो क्वेश्चन करूंगा ना, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, अब ये पेपर में क्वेश्चन आया 2019 में, द लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। मतलब अगर हमने कोई भी फॉरफिटेड शेयर को री इशू दिए तो उसको हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो देखो क्या लिखता है, इक्वल टू या ज्यादा, ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, नॉट एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट, यानी कि जो भी आप डिस्काउंट दोगे वो फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या ये सही कह रहा है वो? बोलो हाँ, तो नॉट एक्सीडिंग द फॉरफिटेड अमाउंट। क्या सबको क्लियर हो गया जी? ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखो, मेरे को ये थोड़ा सा लगता है कि यार बच्चों को एक नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों दिया जाता है। नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब हमें करना तो है ही है। तो देखो, अब ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सी लिमिटेड ने इनवाइट करा एप्लीकेशन फॉर 20 लाख इक्विटी शेयर्स। इट वाज एन इन्विटेशन, 10 रुपए ईच, पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 7 ऑन अलॉटमेंट। बस एप्लीकेशन अलॉटमेंट। ठीक है सर। एन एप्लीकेशन वॉज रिसीव फ्रॉम 35 लाख इक्विटी शेयर्स। हमने इनवाइट करा था कितने के लिए, हमने इनवाइट कितने के लिए करा था ये बताओ। हमने इनवाइट करा था अप्लाइड अलॉटेड, आपने अप्लाई करा था 35 लाख के लिए, बट आपको अलॉट करने थे 20 लाख। ठीक है ना, ये कैटेगरी है वेयर दे अप्लाइड फॉर 35 लाख बट आपकी अलॉटमेंट कितनी थी, 20 लाख। एप्लीकेशन फॉर 7 लाख शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेशन। क्या मतलब है, दोबारा से ध्यान से देखेंगे बेटा, 35 वालों को 20 देना है आप। ठीक है, दो कैटेगरी है, 7 लाख एप्लीकेशन ऐसी थी जिनको अलॉटमेंट हुई नहीं, 28 लाख को आपने 20 लाख अलॉटमेंट कर दी। ठीक है सर, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगा उसको एडजस्ट करना था अलॉटमेंट में। ठीक है सर। रवि कुड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 2500 शेयर अलॉटेड। बताओ द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जस्ट आपने 2 मिनट देने हैं मेरे को, पूरा समझ आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटा, आप पहले तो मुझे बताओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा ही करना चाहूं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 35 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए, यानी कि 105 लाख रुपए से आपके पास एप्लीकेशन मनी आ जाता है। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितने से आएगा, 105 लाख रुपए से। कैसे आया सर? सर ये आया 35 लाख मल्टीप्लाइड बाय 3 रुपए। ठीक है सर। फिर उसके बाद आपने क्या करना था, शेयर एप्लीकेशन को वापस डेबिट करो 105 लाख से टू शेयर कैपिटल एंड टू शेयर अलॉटमेंट, एंड बाद में जो बचेगा क्या वो रिफंड करना था। ठीक है सर। अब आराम नाम, अगर बचेगा तो रिफंड होएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। देखो आप मुझे बताओ, 7 लाख शेयर का जिनका एप्लीकेशन आपने बिल्कुल रिजेक्ट करा, क्या उनको 21 लाख पहले तो वापस कर दो। ठीक है सर। अच्छा, 20 लाख शेयर्स को 3 रुपए के हिसाब से 60 लाख आप कैपिटल में ले जाओ, और बाकी जो पैसा एक्सेस आया क्या वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब इसके लिए भी वर्किंग आप चेक कर सकते हो, इन 28 लाख शेयर्स पर इनटू 3 84 लाख आए होंगे, आपने 20 लाख इनटू 3 60 लाख आपने एडजस्ट कर लिए, क्या इनका 24 लाख रुपया क्या आप अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दो। सिंपल है बिल्कुल, जल्दी बताओ। ठीक है सर। अब आराम आराम से देखना जरा क्या करेंगे हम, क्या इसके बाद
हम लोग शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे बेटा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने से सर 20 लाख शेयर इंटू 7 रुपीज, यानी कि 140 लाख से क्या ये एंट्री पास हो जाएगी। अब आ जाएगी अलॉटमेंट को रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब 2 मिनट आपने सामने देखना है, सिर्फ 2 मिनट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है, ठीक है ना। तो 2 मिनट समझिएगा। मुझे एक बात बताओ, 140 लाख में से ऑलरेडी क्या 24 लाख पहले आ चुका है, तो वो लोग दोबारा तो नहीं देने वाले। जिन लोगों ने आपको पहले दे दिया है डेफिनेटली वो आपको दोबारा नहीं पे करेंगे। अब एक और कैटेगरी है जो यहां से माइनस होगी, वो कौन था, रवि। देखिए रवि जिसके पास नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन हिज 2500 अलॉटेड शेयर्स। सर आपको ना बस एक छोटी सी बात याद रखनी है, क्योंकि रवि वॉज बिलोंगिंग टू प्रोराटा कैटेगरी, और प्रोराटा कैटेगरी के अंदर याद रखना अगर आपको अलॉट 2500 हुए थे तो क्या आपने अप्लाई ज्यादा के लिए करा होगा, तो आपको वर्किंग नोट पे सबसे पहले निकालना होगा अप्लाइड कितना है। तो कैसे निकालेंगे अप्लाइड कितना है, सर 28 लाख जिसको अप्लाई हुए थे उसको 20 लाख वाले को आप समझो, ऐसे ऐसे पढ़ो आप, देखो मैं आपको तरीका बताता हूं। अगर आपने अप्लाइड निकालना है ना तो इसका फॉर्मूला लर्न कर लो, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड इनटू अलॉटेड। कैसे, मतलब जो चीज निकालनी है वो न्यूमरेटर में आएगा, ठीक है ना। देखो जिसको 20 लाख का अलॉटमेंट हुआ था उसने अप्लाई कितने के लिए करा था, 28 लाख। जिसको 2500 अलॉटमेंट हुई है उसने कितने के लिए अप्लाई करा होगा, पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। यह आएगा 28 डिवाइड बाई 20 इंटू 2500, सर ये आ गया 3500। अच्छा, तो रवि ने अप्लाई करा होगा 3500 के लिए, ठीक है सर। अब बताओ इससे एप्लीकेशन आपने रिसीव कितनी करी होगी, सर 3500 इंटू 3 यानी कि 10,500 रुपए। वेरी गुड। आपने एडजस्ट कितना करा होगा, 2500 इंटू 3 7,500। तो आपके पास एडवांस यानी कि एक्सेस कितना आ गया था इस आदमी का, 3000। इसका मतलब इस 24 लाख में क्या रवि का भी 3000 था, बिल्कुल था, ठीक है। अब रवि से आपने मांगी अलॉटमेंट भेजो भैया, 2500 इंटू 7, आपने उससे अलॉटमेंट मांगी होगी ना, कितनी अलॉटमेंट आई जल्दी बताओ। हाँ जी, अलॉटमेंट कितनी आएगी जल्दी जल्दी बता दो फटाफट से। 17,500, 17,500 आपने उससे अलॉटमेंट मांगी। भाई ने कहा अच्छा मेरा 3000 ऑलरेडी आया हुआ है, तो भाई को मैक्सिमम कितने देने थे, 14,500। अगर वो आज आपको मना कर देता है कि मैं नहीं दे रहा, तो बेटा 14,500 का आपको नुकसान और हो जाएगा। तो मुझे बताओ 140 लाख में से, लिखते जाओ, 140 लाख में से 24 लाख तो पहले से ही माइनस हो जाएगा, 14,500 और माइनस हो जाएगा, तो आपके पास 1,15,85,500 रुपए क्या अलॉटमेंट में रिसीव होंगे। अब बच्चा कहता है सर एक नंबर के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन। भाई देखो ऐसा है, ये तो अब पेपर में आया हुआ आपके सामने ही है ना, लेकिन जितने भी न्यू सिलेबस वाले बच्चे हैं ये उनके लिए बड़ा लकी ड्रॉ है, क्योंकि उनको सेम क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा, ठीक है ना। बट अभी देखो ऐसा है, इस चीज पे चर्चा नहीं करनी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि आईसीएसआई जब भी कोई पेपर बनाता है ना वो एक बड़ा बैलेंस्ड पेपर बनाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें एक एक मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो अगर मैं कहूं कि अगर आपके 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 1 मिनट में हो गए, तो 40 नंबर का तो पेपर ऐसा हो गया इजी सा। और ऐसे 4-5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना कई बार ऐसे ही क्वेश्चन हम लोगों को बचाएंगे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एलएमएन लिमिटेड ने अलॉट करे 20,000 शेयर टू द एप्लीकेंट ऑफ 28,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब इसमें खुद ही बता दिया, आपने अप्लाई करा था 28 और आपको अलॉटमेंट कितनी हुई है 20,000, ठीक है सर, अच्छी बात है। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन था 25 रुपए। देखो अब देखो यही सेम क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कर दिया इन्होंने। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 25 रुपए था, कनिका ने अप्लाई करा फॉर 700 शेयर, आपको बताना है कि उसको अलॉटमेंट कितनी हुई। दिस इज वेरी सिंपल ना। देखो कनिका ने अप्लाई करा 700, अब इसी कैटेगरी में आएगी ना, वो इसी कैटेगरी में आएगी। कनिका ने अप्लाई करा 700 के लिए, बताओ अलॉटमेंट। याद रखना जो निकालना है वो न्यूमरेटर में, अगर आपको अलॉटमेंट निकालना है तो अलॉटमेंट अपॉन अप्लाइड इनटू अप्लाइड,
बस ये फॉर्मूला होता है। अगर अप्लाइड निकालना हो तो अप्लाइड अपॉन अलॉटमेंट इनटू अलॉटमेंट, और अगर अलॉटमेंट निकालनी हो तो अलॉटमेंट अपॉन अप्लाइड इनटू अप्लाइड। ठीक है सर, समझ आ गया। देखो अब 1 मिनट में हो गया ये। अब मैंने कहा ना ऐसे कई बार बच्चे बच्चे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। 500 आंसर आ गया। सबको क्लियर हो गया या नहीं? ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, एक्स ए लिमिटेड ने फॉरफीट करे हैं 1000 शेयर 10 रुपए ईच फुली कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3। 600 ऑफ दीज शेयर्स फॉर रीइशूड 9 रुपए में, फुल्ली पेड अप अमाउंट। ये देखो सबसे आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे? देखो ए लिमिटेड ने फॉरफीट करे 1000 शेयर, तो शेयर कैपिटल डेबिट। अच्छा पहले तो यहां आराम से देखो, फुल्ली कॉल्ड अप, मैंने क्या कहा था, कैपिटल के आगे क्या आता है, कॉल्ड अप अमाउंट, वो भी नॉमिनल। अच्छा इसमें तो प्रीमियम रीमियम का कोई पंगा ही नहीं था, तो ये सिंपल सा केस था। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, साफ लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए। ठीक है सर, इसका मतलब क्या मैं मान के चलूं कि आपने 7 रुपए दिए हुए थे? बिल्कुल। 3 रुपए आपका नॉन पेमेंट था, ये भी ठीक है सर। इसके बाद अब आप इसको क्या करोगे, री इशू करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहां पे वो कह रहा है री इशू सिर्फ 600 ही हो रहे हैं, वो भी कितने में, 9 रुपए के हिसाब से। फुल्ली पेड अप, याद रखना यहां पर पेड अप वैल्यू आती है, कैपिटल के आगे पेड अप, बैंक के आगे जितना पैसा आ रहा है। मैं रिपीट करूंगा, बैंक में क्या आएगा, जितना पैसा आ रहा है, कैपिटल के आगे क्या आएगा, जितना उसका पेड अप वैल्यू। जैसे मान लो 8 रुपए पेड अप वाला शेयर मैंने 6 रुपए में इशू करा, तो बैंक में 6 रुपए आएंगे और कैपिटल के आगे 8 रुपए आएंगे। फिर से सुनो, फुल्ली पेड अप वाला शेयर मैंने 9 रुपए में इशू करा, तो बैंक में 9 रुपए आएंगे और कैपिटल के आगे फुल्ली पेड अप यानी कि 10 रुपए आएंगे। सिंपल। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो डिफरेंस होगा, क्या वो शेयर फॉर फ्यूचर से चार्ज करोगे आप? बिल्कुल सही। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, वो ध्यान से सुनना। क्या प्रॉब्लम ये है कि फॉर फ्यूचर में 7,000 रुपए आपके अकाउंट में पड़ा हुआ था, ये 7,000 रुपए पड़ा था 1000 शेयर के लिए, आपने री इशू करे हैं 600। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कितना फॉर फ्यूचर आप यूटिलाइज कर सकते हो, पहले तो ये पता लगाओ। सर एक बात याद रखना, आप उतना ही पैसा यूटिलाइज कर सकते हो जितना प्रोराटा बेसिस पर आप उसका इशू कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने फॉरफीट करे थे 1000, री इशू भी 1000, तो सर आप सारा फॉर फ्यूचर का पैसा यूज कर सकते थे। लेकिन यहां पे फॉरफीट हुआ है 1000, लेकिन री इशू हुआ है 600, तो बेटा पहले चेक करो कि प्रोराटा बेसिस पे कितना पैसा आप यूज कर सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप यूज कर सकते हो 4200 रुपए। अब 4200 में से कितने यूज हो गए, 600। तो क्या शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4200 में से 600 अगर यूज हो चुके हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या बैलेंस आपका जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो 4200 में से माइनस करो 600, कितना आएगा, 3600। तो बेटा जी आपका डी आंसर हो गया। क्या सबको क्लियर हो गया जी? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपनी हैज सब्सक्राइब्ड फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर 25 रुपए ईच, 20 रुपए कॉल्ड अप। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। था शेयर 25 का, लेकिन अभी तक कॉल अप कितना है, 20 रुपए। द डायरेक्टर ने फॉरफीट करे 200 शेयर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर हु फेल टू पे द फर्स्ट कॉल 10 रुपए पर शेयर। मेरा एक सवाल है आपसे, अगेन फॉर फ्यूचर की एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अनपेड कॉल। अनपेड कॉल बोले तो फर्स्ट कॉल। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आपने जो फॉरफीट करे वो कितने शेयर थे, 200, और मैंने क्या कहा था, इसके आगे हमेशा क्या लिखेंगे आप, नॉमिनल कॉल्ड अप। मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर 25 का था, लेकिन आपने 20 रुपए पर शेयर ही कॉल्ड अप करा है, तो क्या यहां पर 20 रुपए आएगा? वेरी गुड। अब मुझे बताओ भाई, 20 में से 10 रुपए तो अभी भी अनकॉल्ड है, मतलब अनपेड है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास आया कितना है, 10 रुपए। भाई टोटल कॉल अप 20 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 10, तो आया कितना फिर, 20 में से 10 नहीं आया, मतलब आया कितना, 10 रुपए आया, तो वो यहां पर आ जाएगा। क्या पहली एंट्री क्लियर हो गई? फिर इन्होंने रीइशू कर दिए सारे के सारे शेयर 20 रुपए में, 20 रुपए पेड अप 15 रुपए में। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। मैंने क्या कहा था, कुछ याद आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने कहा था कैपिटल के आगे लिखो पेड अप। पेड अप बोले तो 15 ना, पेड अप कितना है, 20 रुपए, करा कितने में, 15 में,
तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 रुपए वाला शेयर 15 में इशू कर रहे हो आप, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या यहां पर सीधा 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 क्या शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट क्या 200 इंटू 5 हो जाएगा। अब बच्चा कहता है सर 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 ये भी 200 शेयर का था, ये भी 200 शेयर का था, क्या डायरेक्ट माइनस कर दूं? बिल्कुल। तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे पड़ा था 2000, 1000 यूज हो गया, तो क्या बैलेंस 1000 विल बी ट्रांसफर टू योर कैपिटल रिजर्व। तो आई होप क्लियर टू एवरीवन। सर इससे बढ़िया प्रैक्टिस आपकी नहीं हो सकती है। आई एम वेरी श्योर यहां तक पूरा समझ में आ गया है। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको यह समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन। ठीक है जी। सर ये चैप्टर इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, ठीक है ना। मेरा मानना यह है कि अगर इस चैप्टर को आप ढंग से 15-20 मिनट मेरी इस वीडियो को भी देख लोगे तो भी आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑन दिस चैप्टर। ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है 10 लाख, 10 रुपए ईच, जिसमें से 7.5 रुपए मंगाए हैं। कॉल अप कितना है ये बताओ? 7.5 रुपए। ठीक है सर। द फाइनल कॉल 2.5 रुपए was made and all amount paid except 2 calls of 2.5 रुपए each in respect of 200 share held by A. क्या कह रहा है वो समझ आ रही है? फाइनल कॉल मंगवा लिया आपने, यानी कि पूरा का पूरा 10 रुपए पेड अप हो गया, सारा वैसा आ चुका है। लेकिन ए के पास 200 शेयर थे, जिसने ना तो फर्स्ट कॉल पे करी 2.5 रुपए की, ना ही सेकंड कॉल पे करी 2.5 रुपए की, यानी कि 10 रुपए में से 5 रुपए उसका अनपेड है। तो उसने पे कितना करा है? 5 रुपए पे करा है। इन शेयर्स को आपने फॉरफिट कर लिया और री इशू कर दिया 8 रुपए में। करते हो? बताओ सर। इसमें आसान आसान क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, देखो। शेयर कैपिटल डेबिट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। ठीक है जी। और कितने शेयर फॉरफिट करने हैं? 200। अब पूरा कॉल्ड अप हो चुका है। 200 में से 2.5 रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए, 2.5 रुपए सेकंड कॉल के नहीं आए, और 5 रुपए आपने रिसीव कर लिए। खत्म हो गया। फिर उसके बाद री इशू की एंट्री आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने में री इशू हुआ कौन बताएगा? सर 5 रुपए में री इशू हुआ, 5 रुपए में री इशू हुआ। ठीक है जी। 5 रुपए में री इशू हुआ, नहीं 5 क्यों, 8 रुपए में री इशू हुआ। ठीक है जी। और पेड अप 10 रुपए, तो शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 200 इंटू 2 रुपए। सो सिंपल ना। फॉर फ्यूचर में कितने थे? 1000 रुपए। फॉर फ्यूचर में यूज कितने हुए? 400। 600 रुपए चला गया कैपिटल रिजर्व। खत्म क्वेश्चन। सबको क्लियर हो गया या नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था यार। भाई ने 10 रुपए में से 2.5 रुपए की 2 कॉल पे नहीं करी, तो बाकी 5 दिए होंगे, उनको 8 रुपए में आपने री इशू कर दिया। आई एम वेरी श्योर इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार दोबारा से बोल दीजिए कि आपको समझ में आ गया है? आ गया है, आ गया है। क्या बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो? एक्स ने अप्लाई करा 200 शेयर्स के लिए इन एबीसी लिमिटेड, बस वॉज अलॉटेड 160। वाओ, खुद ही बता दिया। भाई ने अप्लाई करा था 200 के लिए, भाई को अलॉट हुए 160 शेयर। आफ्टर हैविंग पेड ₹1 ऑन एप्लीकेशन, 1 रुपया आपने पे करा एप्लीकेशन पे, उसने 2 रुपए की अलॉटमेंट पे नहीं करी। ठीक है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑफ 2 रुपए। फिर 3 रुपए की फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी। इनके शेयर्स को कर लिया गया फॉरफीट। बताओ इनमें से कितना अमाउंट क्रेडिटेड टू द शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ फॉरफीचर। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये कैसे करेंगे हम? पता है आपको? देखो आराम आराम से समझना इसको कैसे करना है हमें। बेटा एक बात बताओ, जब भैया ने अप्लाई करा होगा 200 के लिए, तो आपने अमाउंट कितना रिसीव करा होगा ये बताओ? सर 200 इंटू 1, 200 रुपए। ठीक है। आपने इसको अलॉट करे हैं 160 शेयर, तो आपने 160 काट लिए होंगे, तो आपने 40 रुपए क्या भैया के अलॉटमेंट में एडजस्ट करे होंगे? बिल्कुल सही। ठीक है।
फिर आपने इनसे अलॉटमेंट मांगी होगी, आपने कहा होगा भैया जी 160 के हिसाब से इंटू 2 320 रुपए अलॉटमेंट के लाओ। भैया ने क्या बोला होगा, मेरा आपके पास एडवांस कितना आ रखा है 40, तो भैया ने एक्चुअल में देने कितने हैं आपको 280 रुपए। अगर आज भैया मना कर दे कि मैं नहीं देता, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या अनपेड अलॉटमेंट कितनी होगी ये बता दो बस। क्या 280 रुपए होगी? बस यही तो आंसर है। क्योंकि जब हम फॉरफीट करते हैं शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर अनपेड ना, अनपेड में अलॉटमेंट भी आएगा फर्स्ट कॉल भी आएगा, तो अलॉटमेंट के आगे कितना आएगा, जितना अनपेड है। तो कितना अनपेड है 280 रुपए। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? देखो पहले उसने जितना अप्लाई के लिए एप्लीकेशन आया वो लिख लो, उसमें से जितना आपने एडजस्ट करा वो कर लो, जो एडवांस गया वो अलॉटमेंट में पहले वो निकाल लो, फिर उसके बाद चेक करो कि उसका अलॉटमेंट बनता कितना था, एडवांस एडजस्ट करो, क्या अलॉटमेंट अनपेड आ जाएगा, जितना अलॉटमेंट अनपेड आएगा क्या फॉर फ्यूचर में वही अमाउंट आएगा, खत्म। यही पूछा था उसने। सर आसान लग रहा है। बताओ कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो ऑन शेयर्स जिनको हम री इशू करेंगे आफ्टर फॉर फ्यूचर। तो मैंने पहले ही बोला जितना भी आप दोगे वो किसी भी कीमत पे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस खत्म। सर सही लग रहा है यार ये तो। अब ये वाला देखना जरा, 5,000 शेयर आपने 10 रुपए ईच नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। देखो जरा ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है करना चाहिए आपको। देखो 5,000 शेयर है, 10 रुपए ईच है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2.5 रुपए नहीं आई, इनको इशू किया गया था 3 रुपए प्रीमियम पे, जो कि अलॉटमेंट के समय पे आना था। 3200 आपने री इशू कर दिए। भाई लल्लू क्वेश्चन है ये। मेरे को एक बात बताओ, क्या नहीं आया? सिर्फ सर सिर्फ 2.5 रुपए नहीं आए, है ना। तो आप एंट्री कैसे करोगे, चलो बताओ। अच्छा क्योंकि प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट था और अलॉटमेंट आ चुकी है, तो ये केस कौन सा हुआ, ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम बट प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, है ना। तो फिर ये लल्लू सा ही क्वेश्चन बना। शेयर कैपिटल डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर अनपेड कॉल्स में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यही बनेगा ना। कितने शेयर है बताओ 5,000, कॉल्ड अप कितना है पूरा 10, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं आया 2.5 रुपए, तो कितना आ चुका होगा 7.5 रुपए, खत्म। बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, फिर इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, इसमें से 3200 शेयर आप री इशू कर रहे हो 8 रुपए के हिसाब से, जो कि फुल्ली पेड अप है। तो 3200 इंटू 8 और 3200 इंटू 10, और शेयर फॉर फ्यूचर में क्या 3200 इंटू 2, सिंपल है बिल्कुल। चलो अब मैं जितना जितना पूछूंगा उसका जवाब देना, सोच के बताना। 5,000 शेयर्स पे 7.5 रुपए के हिसाब से फॉर फ्यूचर में पैसा पड़ा हुआ है 37,500 फॉर 5,000 शेयर्स। देन 3200 के लिए कितना होगा, पहले वो निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, याद आ रहा है ना। सही आएगा 24,000। अब इस 24,000 में से आपने 6400 यूज कर लिया, 17,600। क्या शेयर फॉर फ्यूचर से कैपिटल रिजर्व में 17,600 चला जाएगा, खत्म। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो चुका है, ठीक है जी। अब इसके अलावा ना 2-3 थ्योरी के क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस चैप्टर के ऊपर। दैट इज अगर मान लो कोई भी पर्सन, अगर मान लो आपको कॉल नहीं पे कर रहा है या कॉल एडवांस में पे कर देता है, तो आप सबको मालूम होगा उसमें इंटरेस्ट इन कॉल इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आ जाता है। तो सर मैं आपको बताता हूं क्या होता है। वैसे तो इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको खुद डिसाइड करना होता है, लेकिन अगर ना हो तो क्या हम टेबल एफ फॉलो कर सकते हैं? यस सर। तो कई बार ना ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर्स या कॉल इन एडवांस इन केस ऑफ टेबल एफ। तो बेटा बस ये लिख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये पेपर में कई बार आ जाता है। लिख लो, अगर हम कॉल इन एडवांस की बात करेंगे, कॉल इन एडवांस समझ ना, मतलब कंपनी के पास पैसा आ चुका है, कंपनी के पास पहले पैसा आ गया, तो कंपनी आपको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। कितना देगी, लिख लीजिए। कहता है आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई करते हैं रेट जिस पर हमें देना है, ठीक है ना। बट इफ आर्टिकल डू नॉट कंटेन सच रेट, तो टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल, जो कि
which leave the matter on board of director to decide the rate subject to maximum of 12%. प्लीज ध्यान से सुनना, फिर रिपीट कर रहा हूं। इंटरेस्ट वैसे तो वो कहता है जनरली आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई करेगी रेट क्या है। अगर पेपर में आ जाए वेयर डज द रेट इज बीइंग स्पेसिफाइड ऑन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, तो आपने क्या करना है, आर्टिकल ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई करेगी कि रेट क्या है, ठीक है जी। लेकिन अगर आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ तो फिर टेबल एफ ऑफ द कंपनी शैल बी एप्लीकेबल, जो कि कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये मैटर को डिसाइड करेंगे, और लेकिन सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना 12%। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया कि हम टेबल एफ का मैक्सिमम रेट देंगे, तो आपने वहां पे कितना लिखना है बेटा, 12% लिखना है, याद रखना। और यही अगर कॉल इन अरियर है, अरियर मतलब आपने कुछ एरियर्स हैं आपने पे नहीं करे, तो वो कहता है कि भैया सारा कुछ सेम है, बस यहां पर मैक्सिमम कितना आएगा, 10% आएगा, याद रखना। क्या सबको क्लियर है या नहीं, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आर्टिकल साइलेंट है तो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी shall be applicable, which prescribe that if the sum called up in respect of share is not paid on or day appointed for the payment, तो उस केस में आपको मैक्सिमम जो इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 10% पर एनम है। हालांकि डायरेक्टर के पास पावर है कि वो इसको वेव ऑफ कर सकते हैं। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? चलो जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरा सेशन कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हम लोगों ने इशू एंड फॉरफीचर ऑफ कैपिटल का पॉइंट पढ़ा। आई एम वेरी श्योर आप लोगों को समझ आया होगा, और ऐसे ही एक दो वीडियोस बड़ी जल्दी और आने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, तो देखना मत मिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।